श्रीमंत अमन कांबड़े सर को मैं अपने विचार रखने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। मानवतावाद एवं समानता स्थापन करने के लिए जिन सभी महापुरुष गुरुओं ने संघर्ष किया, संतों ने संघर्ष किया, उन्हें मैं सर्वप्रथम अभिवादन करता हूँ। एवं आज इतनी बड़ी पैमाने पे आप बजट पे स्पीच सुनने के लिए आए, आप सभी को नमोबुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, जब हम इस बजट के बारे में सोचते हैं तो जनरली एक बहुत सिंपल सा एक आम आदमी जो होता है, जो इस देश में 125 करोड़ की जनता है और 125 करोड़ की जनता पे कुछ गिने चुने लोग राज करते हैं बजट के माध्यम से, और इस बजट को बनाने वाले भी कुछ गिने चुने लोग होते हैं। और आज़ादी से लेके अब तक इस देश के राजनेता और इस देश के कॉर्पोरेट हाउसेस, इन्होंने बजट पे ऊपर अपना एक नियंत्रण बनाए हुए रखा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से शायद हम अगर देखा जाए तो 1991 से, जब से भारत ने फ्री इकोनॉमी की शुरुआत की, जब से एडॉप्ट किया फ्री इकोनॉमी को, तब से इस देश में हमारे कॉर्पोरेट हाउसेस के अलावा विदेशी पूंजी भी आने लगी, और विदेशी प्लेयर्स जो है, जो वहाँ के बिजनेसमैन है या जो वहाँ के विदेश के कॉर्पोरेट हाउसेस है, वो भी भारत के अंदर एंट्री करने लगे और एक बजट के ऊपर और इस देश के अर्थकारण के ऊपर उनका भी एक अपना प्रभाव होने लगा। तो 1991 से हमारे बजट का जो चेहरा था, वो चेहरा आम आदमी का नहीं था। उसके पहले हम लोग अगर देखें तो शायद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आता था, या बच्चों के लिए फूड की स्कीम्स आती थी, या कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कुछ गिनी चुनी बातें होती थी। लेकिन 1991 से फ्री इकोनॉमी से बेनिफिट ये हुआ कि आज हम सबके मोबाइल पास एंड्रॉयड के मोबाइल एप्लीकेशंस आए हैं और सबके पास में टू व्हीलर आई है, क्योंकि ईएमआई सरकार ने बना के दिया है। लेकिन उसका एक गहरा असर और इस देश की इकोनॉमी पे और हमारे देश की जनता के ऊपर एक गहरा उसका बुरा असर ये हुआ है कि ज़रूर हमारे कुछ जो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग हैं, उनकी तनख्वाहें बड़ी है, उनकी आमदनी बड़ी है, उनका वे ऑफ स्टाइल बड़ा है। लेकिन जो आम आदमी है, जो आम इंसान है, वो काफ़ी इसमें सफ़र कर रहा है। आज भी अगर हम देखेंगे तो मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, उसको आज भी संघर्ष करना पड़ता है अपनी रोजी रोटी के लिए। इसके अलावा हम लोगों को ज्ञात होगा कि फ्री इकोनॉमी आने से क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा आई है। यानी आज, पहले क्या होता था कि सरकार के प्रति जिम्मेदारी होती थी, सरकार को, हमारे जो देश की जनता है उसके प्रति सरकार जिम्मेदार होती थी। लेकिन आज कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आने से क्या हुआ है कि लेबर लॉस को काफ़ी बड़े पैमाने पे ब्रेक किया गया है। आज अगर डीएड बीएड भी किया हुआ लड़का है तो 5,000 में किसी स्कूल में उसको नौकरी करनी पड़ती है, और कोई बंदिश नहीं है उस स्कूल के ऊपर कि उसको कंटिन्यू किया जाए, वो जब चाहे तब उसको निकाल सकता है। मीन्स हायर एंड फायर की सिस्टम इसमें चालू हुई है। और जिस तरह से इस देश में बाहर की इकोनॉमी आई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, तो क्या हुआ है कि एक साथ अभी वो जब चाहे तब वो नए एम्प्लॉय रख सकता है और जब चाहे तब वो उस एम्प्लॉय को हटा सकता है। मतलब इस देश में एक जब से डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी आई है, जब से फ्री इकोनॉमी आई है, तब से इस देश का जो मजदूर आदमी है उसके ऊपर बहुत गहरा आघात हुआ है। लेबर लॉस काफ़ी बड़े पैमाने पे ब्रेक हुए हैं, और अभी अरुण जेटली ने कहा था कि लेबर लॉज में और हम लोग करेक्शन करेंगे। इसके अलावा जो एसीजेड का नया एक फार्मूला है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के माध्यम से, उसमें भी ज़मीन लेने के लिए शर्तें काफ़ी आसान की जाएगी। तो किसी मायने में अगर हम लोग देखते हैं तो ये बजट तो कोई अम्बेडकरेट बजट हो नहीं सकता और नहीं है। और पिछले 50-60 सालों से, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, तब से ना कोई हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बन पाया है, ना कोई हमारी गवर्नमेंट बन पाई है। तो हम लोग उम्मीद तो कर ही नहीं सकते। लेकिन एक अच्छी बात हुई है कि पिछले कुछ 5-6 सालों से हम लोग देखते हैं कि लोगों में अवेयरनेस आया है, बजट में मेरा हिस्सा क्या होना चाहिए, बजट क्या होता है। जनरली एक बजट के बारे में आम सोच, जैसी मेरी सोच है, आपकी सोच है, यही है कि इस बजट में महंगा क्या हुआ है, सस्ता क्या हुआ है, और इस बजट में इनकम टैक्स की लिमिट कहाँ तक बढ़ गई, यानी इनकम टैक्स की यहाँ तक स्लैब है तो मुझे ज़्यादा इनकम टैक्स पे नहीं करना होगा। लेकिन उसके अलावा भी बजट के बहुत कुछ मायने होते हैं। अभी हाल ही में कुछ हमारे दोस्त लोगों ने एक डिक्की नाम का दलित इंडस्ट्रियलिस्ट का एक संगठन बनाया, और उन लोगों ने सरकार से कुछ डिमांड्स की। तो लास्ट ईयर 100 करोड़ उनके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए सरकार ने दिए थे, और इस साल
करोड़ सरकार ने अलॉट किए हैं। अब डेफिनेटली जिस देश में 125 करोड़ की जनता है और जिस देश में 25% 20% शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, उसके लिए कुछ मायना नहीं रखती ये अमाउंट, लेकिन फिर भी कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं इस माध्यम से कि बजट में हमारा भी हिस्सा क्या होना चाहिए। अब हम लोग तो मानकर साहब को सुनने के लिए आए हैं, तो डेफिनेटली मुझे एक ही बात लगती है कि जिस तरह से 1991 से लेके अब तक जिस तरह से हमारे देश में वर्ल्ड बैंक का हस्तक्षेप बढ़ा है, अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हस्तक्षेप बढ़ा है, तो हमारे देश के इकोनॉमी पे एक कॉरपोरेट हाउसेस का प्रभाव है और उसके अलावा आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से वर्ल्ड बैंक या फिर अमेरिका, इस तरह के बड़े देशों का भी प्रभाव है। तो आने वाले दिनों में अगर सपोज कल बीएसपी भी है, बीएमपी है, अम्बेडकराइट पार्टी है, इनकी मिलीजुली सरकार भी बन जाती है, तो अम्बेडकराइट एक अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से मैं भी ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि सर इसका प्रभाव हम कैसे दूर करेंगे। जो आज ये कॉर्पोरेट हाउसेस का प्रभाव है या इन तमाम अमेरिका है या फिर बड़े राष्ट्र है, इनका जो प्रभाव है ये हम कैसे दूर करेंगे, मेरी एक चिंता का विषय है। मैं जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी इसके 10 साल पहले, और वो जिसने बाबा साहब के खिलाफ किताब लिखी थी, अरुण शौरी, वो उनको डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री दी गई थी और काफ़ी भारत में जो अच्छे सरकारी उद्योग थे उन्होंने बेचने का सिलसिला चालू किया था। तो मैंने माननीय कांशीराम जी से पूछा था कि सर बीजेपी की गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है और इस तरह से ये लोग धड़ल्ले से सरकारी उपक्रम को बेच रहे हैं, तो अगर आपकी भी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने माननीय कांशीराम जी ने कहा था कि सर जो भी उद्योग या जो भी नवरत्न कंपनियां वो बेच रहे हैं वो तो भारत में ही रहेगी, भारत के बाहर नहीं जाएगी, हमारी सरकार आएगी तो हम उसे वापस ले लेंगे। ऐसा तब मैंने माननीय कांशीराम जी से सुना था। अब मुझे उत्सुकता है कि सर उस पर क्या विश्लेषण देते हैं। डेफिनेट इस बजट का विश्लेषण करते समय ज़रूर कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है सरकार के ऊपर, तो इसलिए एससी एसटी के लिए जो कुछ फंड्स मिलता है वो एक उपकार के तौर पर देते हैं हमें। इस साल 58,000 करोड़ समथिंग कुछ एससी एसटी के लिए फंड सरकार ने रिजर्व रखा है, उसमें स्कॉलरशिप वगैरह सारी बातें आती है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग का मेथड है। लेकिन जिस तरह से इस बजट ने एक आर्थिक विषमता निर्माण करने का एक पिछले 1991 से एक सिलसिला चालू हुआ है, यानी देश के अंदर में कई बड़े लोग, यानी कई गिने चुने लोग हैं कि जिनके पास में काफ़ी पैसा है और एक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल 100 करोड़ के आसपास लोग हैं कि जो बहुत मिनिमम लेवल पे जीते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें जीने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी ये इशारा दिया था कि अगर इस देश में सामाजिक और आर्थिक समानता प्रस्थापित नहीं होगी तो इस देश की प्रगति कभी संभव नहीं होगी, हा देश खाईत लोटला जाईल। हम लोग हार मानने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों को तो हमारे सामने इकोनॉमिकल चैलेंजेस काफ़ी है, कल्चरल चैलेंजेस है। हम लोगों पे एक फिर से नया संविधान लाना चाहते हैं वो लोग, हम लोगों को फिर से गुलामी की जंजीरों में बांधना चाहते हैं वो लोग, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त ज़रूर है कि हम लोगों को यूनाइट रहना होगा और यूनाइट रह के हमें स्ट्रगल करना होगा। बजट में 5 साल, अगले 5 साल तक तो उनकी सरकार है, लेकिन अगले 5 साल तक सर हम लोग बजट में हमारे लिए क्या रख सकते हैं, अम्बेडकराइट व्यू से किस तरह का स्ट्रगल कर सकते हैं, आप हमें ज़रूर मार्गदर्शन करें। क्योंकि ये देश हमारा है, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा इस देश पे हक है और इस देश पे हक होने के बाद अगर हमारी सरकार तब तक नहीं बनती है तो हम किस वे से जाए, किस अम्बेडकराइट व्यू से उनका मुकाबला करें, इस बारे में आप जरूर हमें मार्गदर्शन करेंगे। हम लोग आपको सुनने के लिए आए हैं, आप इस तरह से विश्लेषण करेंगे। मैं यही अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, जय बुद्ध भारत।